Hello students, I am Dr. S.K. Singh and in today's class I am going to discuss about chemical properties of monosaccharides. पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स को डिटेल में एनालाइज किया। हम लोगों ने देखा उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर एंड रिंग चेन स्ट्रक्चर। दोनों टाइप में मोनोसेक्राइड्स एग्जिस्ट करते हैं हम लोगों ने देखा। आज की क्लास में हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे उसके फंक्शनल ग्रुप किसी डिफरेंट केमिकल से जुड़ते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। किसी भी चीज का केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है उसके फंक्शनल ग्रुप्स पे। तो कार्बोहाइड्रेट में भी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके केमिकल बिहेवियर में। तो किस किस टाइप के ग्रुप्स होते हैं इसमें हम लोग देखेंगे तो ग्लाइकोसिडिक OH ग्रुप, एल्कोहलिक OH एंड CHO या फिर CO ग्रुप, एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप। So ये four kind of groups are responsible for the chemical behavior of carbohydrates. And most of the reaction of beta-rotating sugars takes place in aqueous solution. सारी ये जो जनरली रिएक्शंस होती हैं शुगर की वो एक्वस सोल्यूशन में होती हैं। तो एक्वस सोल्यूशन में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि शुगर ब्यूटा रोटेशन फॉर्म में थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज डी ग्लूकोज ओपन चेन फॉर्म, और फिर जब ये डिसॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस या फिर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन फेवर ऑफ द ग्रुप विच रिएक्ट्स सम रिएजेंट्स हाउएवर रिएक्ट विथ मोर देन वन ग्रुप। तो ये जो ओपन चेन फॉर्म यहाँ पे आप देख पा रहे हो OH ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप कहाँ पे किस रिएक्ट करेगा, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम विच इज शिफ्टिंग इन द फेवर ऑफ ग्रुप विच रिएक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव फ्री कार्बोनिल ग्रुप्स। फ्री कार्बोनिल ग्रुप्स का मतलब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ग्रुप्स। और फ्री कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं तो ये कैन इट कैन फॉर्म हेमी एसिटल फॉर्म। तो हेमी एसिटल फॉर्म बना सकते हैं या फिर हेमी कीटल फॉर्म बना सकते हैं। एंड सो दे कैन गिव पॉजिटिव टेस्ट टू द सम ऑफ द रिएजेंट्स। और इस टाइप के शुगर को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, बिकॉज दे हैव दिस काइंड ऑफ हेमिस्टल और हेमिकिटल फॉर्म। बट इन द केस ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर उनमें ये फ्री कार्बोनिल ग्रुप्स नहीं पाए जाते हैं, वो बाइंड होते हैं ना किसी से, तो ये एंड फ्री नहीं होते रिएक्शंस के लिए। सो दिस काइंड ऑफ शुगर्स वी कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। सो ये हेमी एसिटल्स एंड हेमिकिटल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। अगेन ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन हम इसको समझेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कार्बन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। जबकि अल्कोहल ऑक्सीजन के केस में क्या है, इट्स ए न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड्स। सो व्हेन एल्डिहाइड्स आर अटैक्ड बाय अल्कोहल इट्स फॉर्म हेमी एसिटल फॉर्म, जबकि कीटोन्स आर अटैक्ड बाय अल्कोहल इट फॉर्म हेमी कीटल्स फॉर्म। एंड दीज रिएक्शंस फॉर्म द बेसिस ऑफ साइक्लाइजेशन ऑफ शुगर्स, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था। सो अगर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफरेंशिएट करें तो हम लोग देखते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर में क्या है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पे कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड फ्री के एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोन ग्रुप है, जो कि फॉर्म करते हैं हमारा हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल फॉर्म। ठीक है। सो ये डू एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, जो हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था। दे कुड ऑल्सो फॉर्म ओजेजोम्स विद फेनिल हाइड्रोजन, जो अभी आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। दे कुड ऑल्सो फॉर्म ऑक्साइम्स विद हाइड्रोक्सिल एमीन, ये भी हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर। इस केस में भी देखिए माल्टोज एंड लैक्टोज के केस में यहाँ पे भी ये हेमी एसिटल एंड पाया जाता है। ये एंड एसिटल वाला एंड यहाँ पे डाइसेक्राइड्स हैं, तो ये एंड फ्री नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे हेमी एसिटल एंड अवेलेबल है, सो दे कैन गिव अ पॉजिटिव टेस्ट इन बेंडिक्स टेस्ट। अब दूसरे केस में देखते हैं नॉन रिड्यूसिंग के केस में, ये एल्डिहाइड फ्री एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोन्स ग्रुप आर नॉट फ्री, बिकॉज
दे इट यूटिलाइज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। एक लॉन्ग कार्बन चेन बनती है जिसके कारण ये वाला एंड जो है यूटिलाइज हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुक्रोज के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एंड फ्री नहीं है, इट्स ऑलरेडी बाइंड विद समथिंग, and that is why they cannot form hemi-acetal or hemi-ketal form. So they cannot exhibit mutarotation, they cannot form oxyzones, and they can also not form oximes. So these are the some of the examples: sucrose, glycogen, and inulin. तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करिए और रिपीट करिए अगेन। So a reducing sugar is a sugar that is capable of acting as a reducing agent because they have free aldehyde group or free ketone group. Reducing sugar एक reducing agent की तरह काम कर सकता है, क्यों? Because it reduces another compound और ये खुद oxidize हो जाता है। That is the carbonyl carbon of sugar which is oxidized into carboxyl group. And all monosaccharides are reducing sugar और जबकि along with some disaccharides और सम ओलिगोसैकेराइड। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो सम ओलिगोसैकेराइड एंड सम पॉलीसैकेराइड्स आर ओनली रिड्यूसिंग शुगर्स एंड जबकि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल ग्रुप्स। सो व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट एंड ये यही चीज इसको एक बेसिस फॉर्म करती है कुछ टेस्ट का, जो अभी आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे, जैसे कि बेंडिक्ट सोल्यूशन में इट रिएक्ट विद द कॉपर are reduced to an aldehyde group, which results a color change. So all monosaccharides are reducing sugar because they have open chain form with an aldehyde group or hemi-acetal group. Aldehyde can be oxidized via redox reaction, जो हम लोगों ने देखा था, जबकि other will be reduced. Thus, aldoses are reducing sugar. जबकि sugars with ketone group वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, आइसोमराइज करते हैं और टाटोमेरिज्म शो करते हैं। So they convert into the first into the aldehyde group in the solution and then only they can react. So ketone group like fructose are considered to be reducing sugar, but it's an isomer which containing an aldehyde group which is reducing because since ketones cannot be oxidized without the decomposition of sugar. तो fructose क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि टाटोमेरिज्म में शिफ्ट करके ये एल्डिहाइड फॉर्म में आएगा, देन ओनली इट विल बी रिएक्ट एंड गिव्स कलर. So this type of isomerism is catalyzed by the base present in the solution and which test presence of reducing sugar. So in the case of reducing sugar, they have free anomeric carbon. Anomeric carbon क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसको। तो इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे क्या अटैच है? OH ग्रुप। यहाँ पे भी OH ग्रुप है एंड दे आर फ्री टू रिएक्ट विथ अनदर कंपाउंड। तो ये ऑक्सीजन फ्री है, जबकि ये ऑक्सीजन अदर कंपाउंड से बाइंड कर रखा है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन फ्री है, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। सो रिड्यूसिंग शुगर हैव एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का जो एल्डिहाइड ग्रुप कैन रिड्यूस Cu2 plus to Cu plus in the case of failing test. Similarly सिल्वर भी रिड्यूस हो जाता है इन द केस ऑफ टॉलेंस टेस्ट। तो फ्री ऑक्सीजन डिसाइड करता है, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन का ऑक्सीजन डिसाइड कर रहा है कि ये रिएक्शंस रिड्यूसिंग शुगर की देगा या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर की देगा। तो दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न डिटेक्शन टेक्निक्स, कैलोरीमेट्रिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के केस में भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू एनोमेरिक कार्बन्स के बीच में बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये ऑक्सीजन फ्री नहीं है, यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन फ्री नहीं है। तो ऑलरेडी these oxygen are bind with another compound, so they are not free to react. So though no hemiacetal compound, no hemiketal compounds, so there are no reducing ends. That is why they called non-reducing sugar. तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन ऑन द एनोमेरिक कार्बन, द कार्बोनिल ग्रुप जो है उसकी बात हो रही है, ऑफ ए शुगर इज नॉट अटैच टू एनी अदर स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। तो ये ऑक्सीजन फ्री है रिएक्ट करने के लिए। अगर ये ऑक्सीजन बाइंड है अनदर कंपाउंड से, इन द केस ऑफ दिस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ऑक्सीजन बाइंड है,
तो फिर ये फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, और इट विल नॉट गिव द characteristic Bendix or failing test. So first reaction we are going to discuss glycosidic OH group. So glycosidic OH group कहाँ पे होता है, इस वाले एनिमेशन में आप समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक OH ग्रुप्स। यहाँ पे देखिए OH O OH, और ये आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंथेज एंजाइम, और फिर H2O निकलता है। तो दिस इज द पोजीशन फॉर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहाँ पे जो OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक OH। सो दस glycosidic OH group of beta-rotating sugar reacts with alcohol to form alpha and beta glycosides or acetals. So glucose forms glycosides, or fructose forms fructosides. So glucosides or glycosides in general don't exhibit beta-rotation, as the aldehyde group in them is converted into acetal group. जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें एस्टल ग्रुप में। तो ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते हैं। जो ग्लूकोसाइड्स हैं या फिर ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं जिनको, ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ग्लाइकोसाइड या ग्लूकोसाइड को अगर डिफाइन करें तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा शुगर या फिर यूरोनिक एसिड, इट्स ए टाइप ऑफ शुगर एसिड, ये कंबाइन करते हैं नॉन शुगर हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, जिसे कि कंबाइनली कहा जाता है एग्लिकॉन। These are the derivatives of phenol or alcohol, or may also be another carbohydrate like cellulose, glycogen और starch। ठीक है, यहाँ पे आप उसका एग्जांपल देख पा रहे हो। दिस इज द शुगर डेरिवेटिव एंड दिस इज एनी काइंड ऑफ like any lipid molecule, nitrogenous base, any sugar carbohydrate itself. So glycosides are formed when the anomeric hydroxyl group of a monosaccharides undergoes a condensation reaction। एक कंडेंसेशन रिएक्शन जो पिछली वाली स्लाइड में हम लोग देखी थी, जिसमें कि H2O बाहर निकलता है, elimination of water, and formation of glycosides is an example of acetal formation, which is a reaction between hemiacetal group and another hydroxyl group, and this linkage is called glycosidic bond. Glycosides are named for the sugar that provides the hemiacetal group. So if the glucose provides the hemiacetal group, तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड ग्लूकोसाइड। अगर गैलेक्टोज प्रोवाइड्स द हेमिस्टल ग्रुप तो फिर उसको बोलेंगे गैलेक्टोसाइड। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेम ऑफ द शुगर कि उसको ग्लाइकोसाइड्स बोलेंगे, ग्लूकोसाइड्स बोलेंगे, या फिर गैलेक्टोसाइड्स बोलेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिंकेज। ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। In the case of this is the resistant to hydrolysis. The glycosid C glycosidic linkages are resistant to acid hydrolysis. यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल देख पा रहे हैं। दिस इज द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस का एग्जांपल है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन रिएक्शन से रिमूव होगा और एक नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे दो शुगर जुड़ रहे हैं आपस में, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे इस वाले में आप देख पा रहे हैं उसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ग्लाइकोसाइड्स या फिर ग्लूकोसाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ग्लाइकोसिडिक OH के रिएक्शन से। अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल्स, वेरियस एग्जांपल्स इन नेचर। तो ग्लाइकोसाइड्स आर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे नेचर में अवेलेबल है। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्लावर, फ्रूट, पिगमेंट्स, इवन इन बार्क, लीव्स और बिटर एलिमेंट्स। ठीक है, तो बिटरनेस भी जो है एलिमेंट की इसी के कारण आती है। इसके अलावा सेपोनिन, दे आर द रिड्यूस द सल्फर टेंशन ऑफ वाटर, सो इट इज यूजिंग एज ए क्लींजिंग एजेंट। मेडिसिन में डिजिटेलिस एंड स्ट्रोफेंथस
दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, और हार्ट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है इसका, और सेवरल एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका एक वाइड रेंज ऑफ यूज है नेचर में और मेडिसिन में। तो यहाँ पे सारे एग्जांपल्स को, सम ऑफ द एग्जांपल्स वी हैव समराइज्ड इन दिस टेबल: cardioactive glycoside, anthraquinone glycosides, saponin glycosides. So these are the various kinds of glycosides. So glycosides are very important part of our, not only the nature but also our society. And in this slide you can see the various application of glycosides. तो मेन थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आप देख पा रहे हो? कार्डियक ड्रग्स, जो कार्डियक ड्रग्स है उसमें ग्लाइकोसाइड्स का यूज हो रहा है। एंटी इन्फ्लामेटरीज, एंटीपायरेटिक, फीवर कम करने के लिए, या एंटी वायरल, एंटी रिमेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक, हर जगह यहाँ पे आप देख पा लेक्सेटिव्स। तो दिस काइंड ऑफ वेरियस मेडिसिनल यूज ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स कैसे बनते हैं और उसका क्या यूज है, हम लोग अब उसको समझ पाए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पिछली वाली स्लाइड में हम लोगों ने ग्लाइकोसिडिक ओएच ग्रुप के रिएक्शंस को देखा। अब हम वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें कि इन्वॉल्व्स बोथ glycosidic OH and alcoholic OH. So when the acetic anhydride, this is the acetic anhydride in pyridine, reacts with any alpha D glucose, it will form acetate derivatives like esters. ठीक है, एस्टर डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। So glucose when reacts with the acetic anhydride, it's form pentacetate as a molecule of glucose which contains 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। यहाँ पे आप इस रिएक्शन को देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन का, पिरिडीन के साथ जुड़ा हुआ। पिरिडीन के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो इट विल फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट एंड वाटर। So the ability of sugars to form esters indicates the presence of alcohol groups in their molecule. As glucose upon acetylation yields pentacetate derivatives, it obviously contains 5 OH groups, and this reaction is known as esterification. ओके अभी तक हम लोगों ने ग्लाइकोसिडिक OH और एल्कोहलिक OH दोनों की रिएक्शंस को डिस्कस किया। अगर सिर्फ रिएक्शन एल्कोहलिक OH पे होती है तो क्या होता है? तो the alcoholic OH group of monosaccharides and disaccharides are converted to ether groups upon the treatment of methylating agents. तो किसी मिथाइलेटिंग एजेंट्स को मिलाया जाए अगर ग्लूकोज में, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ईथर। इथरिफिकेशन इस रिएक्शन को बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्लाइकोसिडिक OH, यहाँ पे OH देखिए आप लोग, यहाँ जहाँ जहाँ OH है वहाँ पे क्या हो रहा है? ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप जो है यहाँ पे देखिए COCH3, दिस इज द ईथर ग्रुप। तो ये ईथर ग्रुप जो है सब जगह पे जुड़ गया है। सो द ग्लाइकोसिडिक OH ग्रुप ऑफ द शुगर इज हाउएवर फर्स्ट प्रोटेक्टेड विद R ग्रुप। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक वाला O ग्रुप O है, इट्स प्रोटेक्टेड विद द R ग्रुप बाय कन्वर्टिंग दिस शुगर टू ग्लाइकोसाइड विच आर then allowed to react with methylating agent. So this reaction has been extensively used to ascertain which OH groups in a sugar are freely available for reaction. Thus a alpha methyl glucosides है ना is methylated at carbon number 2, 3, 4 and 6 but not at carbon number 5, जो कि पहले से किसमें इन्वॉल्व है? हेमी एसिटल लिंक के साथ। तो कार्बन नंबर जो 5 जो है दैट इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप। तो यहाँ पे इस पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी जो ओपन पोजीशंस हैं, बाकी जो कार्बन ओपन है वहाँ पे एथरीफिकेशन हो जाता है, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो reaction with methyl iodide etherification. Discuss about the reactions which involves both alcoholic OH group and its functional group CHO या फिर CO ग्रुप्स, एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप्स। सो अगर हम एल्कोहलिक OH या फिर इस फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स,
तो क्या होता है, एसिड शुगर एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर माइल्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग है तो इट्स कंडीशन डिपेंड्स। अगर माइल्ड ऑक्सीडेंट हम लोग यूज कर रहे हैं तो इट विल ओनली ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड ग्रुप, नॉट कीटोन ग्रुप। तो फिर फॉर्मेशन होगा आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर मोनोबेसिक एल्डोनिक एसिड्स का। तो यहाँ पे आप रिएक्शंस देख पा रहे हो, दिस इज द ग्लूकोज और दिस इज हाइड्रोब्रोमस एसिड। अब जब इसके रिएक्शन हुई तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोनिक एसिड का। ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोजेस फ्रॉम कीटोजेस। क्योंकि ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन देख पाते हैं, तो ये वाली रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडेंट्स ट्रीटमेंट, इट्स वेरी हेल्पफुल रिएक्शन फॉर differentiating between which sugars are aldoses and which sugars are ketoses. ओके। अगर हम लोग शुगर को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स लाइक कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, तो इट विल रिएक्ट विद बोथ ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप एंड द प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप। जो एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप है उसके साथ भी रिएक्ट होगा एंड इट विल फॉर्म डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, with aldoses and acids with the same number of carbon atoms are obtained, whereas ketoses react to produce acid with fewer number of carbon atoms. तो यहाँ पे आप देखिए ग्लूकोज, इट्स अगेन ए ग्लूकोज एंड एल्डोस, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है ग्लूकेरिक एसिड, इसे हम लोग सैक्रिक एसिड भी कहते हैं। और ये कीटोस है, दिस इज द कीटोस फ्रक्टोज। अगर कीटोस के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो इट विल फॉर्म ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड प्लस टार्टरिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड्स। तो इन चीजों का निर्माण हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है अंडर प्रॉपर कंडीशंस एसिड के जरिए, तो इट कुड फॉर्म एनी ऑफ दीज थिंग्स। मोनोबेसिक एल्डोनिक एसिड अगर हम लोग माइल्ड एसिड से ट्रीट करते हैं, डेट इज हाइड्रोब्रोमस एसिड। अगर हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करते हैं तो इट विल फॉर्म डाई बेसिक साइक्रिक एसिड्स काइंड ऑफ। और इफ वी ट्रीट with any specific enzymes तो it could form monobasic uronic acid। यहाँ पे आप इसका रिएक्शन देख पा रहे हैं एल्डोनिक एसिड के फॉर्मेशन का, डी ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू द ग्लूकोनिक एसिड। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन, calcium gluconate, calcium gluconate used as a source of calcium, and these are given in IV fluids to rise the calcium levels। तो calcium gluconate जो है that is the form of gluconic acid, it has been using as a source of calcium। और जो आप फ्लूइड लगाते हो उसमें आईवी में ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। अनदर एग्जांपल इज अगर एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो दीज आर द हेट्रोपॉलीसेकेराइड ग्लूकोनिक एसिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड और इट इन्वॉल्व्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, बिलीरुबिन एंड सर्टेन ड्रग्स। ओके, सो दिस एल्डोनिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड जो है इट इज यूटिलाइज्ड एज ए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स। सैक्रिक एसिड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन का डी ग्लूकोज जब नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो इट विल फॉर्म ग्लूकोसैक्रिक एसिड। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि रिड्यूसिंग शुगर को भी कैन ऑक्सीडाइज विद माइल्ड एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर कुड बी आल्सो ऑक्सीडाइज विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। यहाँ पे डिफरेंट मेटल हाइड्रोक्साइड दिए हुए हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड या फिर बिस्मुथ हाइड्रोक्साइड। ये सारे हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट करते हैं आपके फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप शुगर के, मोनोहाइड्राइड्स या डाइसैक्राइड शुगर्स के, और इट कुड प्रोड्यूस लोअर ऑक्साइड्स और फ्री मेटल्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉपर हाइड्रोक्साइड इज रिड्यूस टू क्यूप्रस ऑक्साइड, जबकि सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड बिस्मुथ हाइड्रोक्साइड आर रिड्यूस टू द फ्री मेटल्स सिल्वर एंड बिस्मुथ। तो ये रिएक्शंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं
कई टेस्ट में इनको यूज़ किया जाता है। और दिस cupric ions is in fact the most common oxidizing agent and it is active ingredient of some of the known test Bendix, Fehling and Barford reagents। तो इसी रिएक्शन को हम लोग कई टेस्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है, इसी रिएक्शंस को कैरेक्टर जानने के लिए कि उसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, अभी आने वाली स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे। सो दीज थ्री आर द मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड्स इन आवर लैब्स: बेंडिक्स टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं एंड इट इज ए बेसिकली क्वांटिटेटिव लेबोरेटरी टेस्ट विच आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। और ईच केस में क्या हो रहा है कि एल्डिहाइड will be oxidized to a carboxylic acid and metal salt will be reduced। तो ये सारे टेस्ट को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बेंडिक टेस्ट को, फेलिंग टेस्ट को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So failing is a chemical test which distinguish between reducing and non-reducing sugar. It can also distinguish between ketone functional group carbohydrates and water soluble carbohydrates। तो फेलिंग टेस्ट कैसे किया जाता है? फेलिंग टेस्ट में एक फेलिंग सोल्यूशन होता है और फेलिंग सोल्यूशन को जब हम लोग मिलाते हैं कार्बोहाइड्रेट में तो इट विल गिव सम कलर, रेड कलर देती है यहाँ पे। तो ये सोल्यूशन क्या है? फेलिंग रिएजेंट्स में सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी मिलाते हैं। दिस इज द कंपोजिशन: 7% कॉपर सल्फेट एंड 25% NaOH एंड 35% सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबको मिलाने के बाद इट विल प्रोवाइड फेलिंग सोल्यूशन। और इसी सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स हम लोग डालते हैं कार्बोहाइड्रेट में और इट विल प्रोवाइड कलर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक फेलिंग टेस्ट फॉर ग्लूकोज। अगर हमको ग्लूकोज का फेलिंग टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? हमने ग्लूकोज लिया और उसमें ये अपना ये फेलिंग सोल्यूशन की ड्रॉप्स डाली। तो जब ये रिएक्शंस होंगी तो क्या प्रोवाइड करेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड किप्रोस ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके कारण जो है हमें रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि प्रोवाइड कलर। यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी इसको देख पा रहे हो। सो द कंपाउंड इज टू बी टेस्टेड इज एडेड टू द फेलिंग सोल्यूशन एंड द मिक्सचर इज हीटेड। और उस मिक्सचर को हीट करते ही क्या होगा? एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड इट विल प्रोवाइड पॉजिटिव रिजल्ट इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। अगर एल्डिहाइड नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा? कीटोन अगर प्रेजेंट है तो कीटोन के केस में ये रिएक्ट नहीं करेगा unless they are alpha hydroxy ketones। So it's a very common test in the lab। Another common test is Bendix test। Bendix test को भी बहुत commonly यूज किया जाता है। It's actually a modification of Fehling's reagent। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में Fehling reagent देखा था। It's a modification of that test। So Fehling reagent is used for the qualitative determination of glucose in urine। तो इसमें क्या करते हैं? इट कंसिस्ट सिंगल सोल्यूशन। वहाँ पे हमने देखा था दो सोल्यूशन मिलाया जाता है। यहाँ पे क्या है? वेंडिक्स रिएजेंट में एक सोल्यूशन होता है विच कंटेन्स कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट इन द प्लेस ऑफ NaOH एंड सोडियम सिट्रेट इन द प्लेस ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ये चीज़ें दोनों रिप्लेस हो रही हैं, ये बाकी ये कॉमन है। तो सोडियम कार्बोनेट रिड्यूसेस एल्कलिनिटी टू सच एक्सटेंट दैट अनलाइक फेलिंग्स रिएजेंट। So the two solutions, copper sulfate and sodium citrate, here are kept mixed indefinitely as an one solution। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो सोल्यूशन को मिलाने की बजाय एक ही सोल्यूशन में हम लोग काम कर सकते हैं और ये रिएक्शन से यहाँ पे हो रही है जब हम लोग डालते हैं। तो ट्यूब 1, ट्यूब 2 और ट्यूब 3 में हम लोगों ने ले रखे हैं सैंपल्स। यहाँ पे क्या है? वाटर, दिस इज द ब्लैंक वाटर एंड बेंडिक्स एंड दिस इज द ग्लूकोज एंड बेंडिक्स। यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट है, रिड्यूसिंग शुगर, और यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि देखिए ग्लूकोज के केस में क्या आ रहा है? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि प्रोस ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण बनता है, जबकि सुक्रोज और ये वाला दोनों ब्लैंक दे रहे हैं। सो इट्स ए वेरी क्वालिटेटिव टेस्ट और हम लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं लैब में। तो इसमें ये रेंज है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप 0.5% ग्राम शुगर भी इसमें
मेजर किया जा सकता है, और ग्रेटर देन 2 ग्राम, तो इट्स ए वेरी लाइक हाई रेंज। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दे रहे हैं। अगर ट्रेसेस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर है तो इट विल प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ कलर, ओनली ट्रेस अगर है तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर देगी। अगर ये लो है थोड़ा, और वन, दिस इज द रेंज 1 to 1.5 ग्राम, इट विल प्रोवाइड येलो precipitate, and moderate है, it will provide 1.5 to 2 ग्राम, it will be orange red, this kind of, और फिर बिग रेड काइंड ऑफ देगी आपको ग्रेटर देन 2 केस में। तो जैसे इसका रिड्यूसिंग शुगर का परसेंटेज है वैसे ये कलर प्रोवाइड करती है। इससे वेरी क्वांटिटेटिव टेस्ट भी है, क्वालिटेटिव टेस्ट भी है, बेंडिक टेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बारफोर्ड्स टेस्ट। दिस इज a test particularly for presence of monosaccharides। तो जब इसको कैसे करते हैं, बारफोर्ड रिएजेंट से एक हम लोग यूज करते हैं इसमें। बारफोर्ड रिएजेंट्स को कैसे बनाया जाता है यहाँ पे दिया हुआ है। इट विल बी 0.33 मोलर सोल्यूशन ऑफ न्यूट्रल किप्रिक एसिटेट एंड मिक्स्ड विद 1% एसिटिक एसिड सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन को हम लोग मिलाते हैं, अराउंड 3 ml सोल्यूशन मिलाते हैं, और हीट करते हैं 3 मिनट्स तक इन ए बॉइलिंग वाटर बाथ। इट विल प्रोवाइड पॉजिटिव कलर। तो अगर सोल्यूशन में मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है मोनोसेक्राइड्स, इट विल फॉर्म रेड प्रेसिपिटेट। अगर नहीं है तो ये नहीं आएंगे। और दूसरा, फास्टर, अगर मोनोसेक्राइड इज प्रेजेंट इट विल प्रोवाइड्स फास्टर एंड स्लोवर। अगर डाइसेक्राइड है तो इट विल प्रोवाइड स्लोवर कलर आफ्टर 3 मिनट्स अराउंड। ठीक है, तो अगर जल्दी मोनो कलर आ रहा है तो इट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अगर थोड़ा देर में कलर आ रहा है, आफ्टर 3 मिनट्स कलर प्रोवाइड हो रहा है, इट विल प्रेजेंस ऑफ डाइसेक्राइड्स। और ये कैसे काम करता है, बेसिकली इट्स ए बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ कॉपर एसिटेट टू कॉपर ऑक्साइड विच फॉर्म्स ए ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द सुक्रोज, दिस इज द दे आर द डाइसेक्राइड्स एंड दिस इज द मोनोसेक्राइड्स। अगर हम लोग इसको हीट करेंगे और तो यहाँ पे कलर आएगा, और ये जो है तुरंत इस टाइप से कलर प्रोड्यूस कर जाता है, द केस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। So this is the test for particularly for the monosaccharides. Now we will discuss about the reduction of carbohydrates. अभी तक हम लोगों ने oxidation of carbohydrates को discuss किया. Now we will discuss the reduction of carbohydrates. So carbohydrates can also be reduced to various ways and it depends on the reducing agents. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सोडियम एमेल्गम को यूज किया हुआ है। The monosaccharides are reduced to their corresponding alcohol when we treated them with reducing agents like sodium amalgam. तो सोडियम एमलगम को जब हम लोग यूज करते हैं तो ग्लूकोज जो है ईल्ड्स सॉर्बिटॉल, मैनोज ईल्ड्स मैनिटॉल, गैलेक्टोज ईल्ड्स टेलिक्टॉल, जबकि फ्रक्टोज ईल्ड्स अ मिक्सचर ऑफ सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। यहाँ पे ये सारी रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। एंड ग्लिसरल्डिहाइड ईल्ड्स ग्लिसरॉल। सो दिस इज द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। Sorbitol and mannitol both are very important and used in manufacturing of surface active agents and explosive। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्लूकोज को जब सोडियम एमेल्गम मिलाया गया है इन सब में, तो अलग अलग ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ग्लूकोज से हमें सॉर्बिटॉल मिल रहा है, मैनोज से हमें मैनिटॉल, जबकि फ्रक्टोज जो है हम प्रोवाइड करता है सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल का मिक्सचर। अगर फिर हम इसको स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड से ट्रीट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड जैसे कि कंसंट्रेटेड H2SO4, HCl और HNO3, तो अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, द रिडक्शन लीड्स टू डिहाइड्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 5 हाइड्रोक्सी मेथिल परफ्यूरल। ये भी एक रिएक्शन है जो कि यूज करते हैं हम लोग टेस्ट के फॉर्म में, एक केमिकल टेस्ट इसके यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि राइबोस मान लो शुगर है, तो इट विल बी हीटेड विद acidic condition strong mineral acid, तो it will produce फरफ्यूरल, दिस काइंड ऑफ फरफ्यूरल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्लूकोज को हम लोगों ने जब ट्रीट किया तो इट विल प्रोड्यूस 5 हाइड्रोक्सी मेथिल फरफ्यूरल। फर्दर अगर
उसको और वो किया तो लिवोलिनिक एसिड प्रोड्यूस करता है एंड फॉर्मिक एसिड. So tetrosid and trioses, however, don't undergo this kind of reaction. ठीक है, तो tetrosid and trioses जो है वो इस टाइप के रिएक्शन शो नहीं करेंगे. So they do not possess this necessary minimum 5 carbon atoms for furfural production because they don't have 5 carbon atoms for the furfural formation. फर्फ्यूरल फॉर्मेशन के लिए हमें 5 कार्बन एटम्स की जरूरत होती है जो कि इन सब में नहीं है, इसलिए ये वो रिएक्शन नहीं देते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ टेस्ट को भी जो मैं बता रहा था पिछली स्लाइड में उनको इस रिएक्शन के बेस पे डेवलप किया गया है. सो दिस रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ सम कलर टेस्ट लाइक मोरिस टेस्ट, सेलेविनोफ टेस्ट, बायल्स और किनॉल टेस्ट, particularly for sugar as the aldehyde products of these reactions condense with certain organic phenols to give characteristic colored product. तो ये में हाइड्रोक्सी मेथिल फर्फ्यूरल बन रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज जब हम इसको कंसंट्रेटेड एसिड से ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, और इट विल कंडेंस विद फिनोलिक कंपाउंड, तो इट विल प्रोवाइड कलर्ड कॉम्प्लेक्स. और इसी बेसिस पे कुछ टेस्ट डेवलप किए गए हैं जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो. हम लोग डिस्कस करेंगे एक टेस्ट, मॉलिस टेस्ट. तो मॉलिस टेस्ट इज ए सेंसिटिव केमिकल टेस्ट. ये पिछले वाले जो रिएक्शन थी उसी के बेसिस पे ये टेस्ट डेवलप किया है विद किसने डेवलप किया, ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट हैंस मोलिश. तो उन्हीं के नाम पे ये टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो इसमें क्या होता है इस टेस्ट में, एडिशन ऑफ मोलिश रिएजेंट. मोलिश रिएजेंट क्या है, इट्स ए सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल इन इथेनॉल. तो जब हम ये मोलिस रिएजेंट की फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होता है, एक पर्पल और पर्पलिश रेड रिंग का फॉर्मेशन होता है जब भी ये H2SO4 और एनालाइड प्लस मोलिस रिएजेंट के मिक्सचर में. एंड दिस इज द कन्फर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनालाइट. यहाँ पे आप वो रिंग देख पा रहे हो. दिस इज द रिंग विच रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और जब भी ये रिंग मोलिस टेस्ट में जब ये रिंग होती है तो इट विल ए पॉजिटिव टेस्ट, अगर नहीं है तो इट विल बी द नेगेटिव टेस्ट. लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है. सम ग्लाइकोप्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कैन आल्सो प्रोवाइड पॉजिटिव रिजल्ट बिकॉज दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड विच एक्सपोज मिनरल एसिड टू फॉर्म मोनोसेक्राइड्स. तो वो एक्सपोज कर देते हैं हाइड्रोलिसिस के दौरान, और जिसके कारण ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है. तो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स को वी कैन रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ सोडियम एमलगम या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ ट्रीटमेंट करके भी उसको रिड्यूस कर सकते हैं. इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एल्कलाइज. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉबरी डी ब्रुएन अल्बर्टा वैन एकेंस्टिन ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये क्या रिएक्शन है, इट दिस रिएक्शन वाज प्रपोज्ड इन 1819. और इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, दे ऑल थ्री आर क्या है, हेक्सोस शुगर है, हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट्स है. सो दे आर इंटर कन्वर्टेबल इन वीक एल्कलाइन सोल्यूशन. ये देखा गया कि वीक एल्कलाइन सोल्यूशन जब हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर ग्लूकोज को डालते हैं वीक एल्कलाइन सोल्यूशंस में तो जो फॉर्म बनता है शुगर का, दे आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर. ग्लूकोज भी उसमें मिलेगा, फ्रक्टोज भी मिलेगा और मैनोज भी मिलेगा. And this reaction is known as Lowry-de-Bruyn Alberta van Ekenstein transformation. और similar kind of reaction is also occurs in our body, जहाँ पे alkaline जो body का environment है उसमें इंटर कन्वर्जन होता रहता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज में. तो ये इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, दिस इज सिंपली टाटोमराइजेशन या इनोलाइजेशन रिएक्शन. और इसमें क्या होता है कि a proton hydrogen atom from a carbon atom will be shifted onto the oxygen of adjacent carbonyl group. तो एक प्रोटॉन का शिफ्ट हो रहा है सारे हेक्सोस में. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज एंड डी मेनोज को. तो यहाँ पे देख पा रहे हो दिस हाइड्रोजन विल बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू देयर. ये कार्बोनिल ग्रुप में ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर जा रहा है यहाँ पे. सिमिलरली यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कर जा रहा है यहाँ पे इन द केस ऑफ फ्रक्टोज. दिस इज ए कीटोन ग्रुप. और यहाँ पे मेनोज में आप देख पा रहे हो कि ये हाइड्रोजन ग्रुप विल बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर. तो ये शिफ्ट के कारण क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट बनता है इनी डाइऑल.
ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अनसैचुरेटेड अल्कोहल कॉल्ड इनॉल। तो दिस इन्हें डायॉल बनता है, और ये कॉमन है इन तीनों के केस में। ठीक है, तो इसी प्रोडक्ट से क्या है कि ये सारे आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। तो ये इसमें भी इंटर कन्वर्टेबल है, इसमें भी है और इसमें भी है। एंड विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म इनोलाइजेशन एंड टाटोमेराइजेशन। Okay, now let's move on to the next slide and see more of this. So कैसे होता है ये मैकेनिज्म? मैकेनिज्म emphasizes that same mixture of glucose, fructose and mannose is obtained even instead of D plus glucose is the starting material. ठीक है, तो डी ग्लूकोज अगर स्टार्टिंग मटेरियल है भी, तो हमें डी फ्रक्टोज भी मिलेगा, डी मेनोज भी उसमें मिलेगा। तो वो कैसे होता है, यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली शिफ्टिंग हो रही है। ये हाइड्रोजन एटम जो है ये शिफ्ट कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे ग्लूकोज के केस में, और सिमिलरली यहाँ पे मेनोज में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन एटम विल बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। और हम लोगों ने कार्बोनिल ग्रुप में भी देखा था कि ये कार्बोनिल सॉरी फ्रक्टोज के केस में भी देखा था कि कीटोन में शिफ्ट हो रहा है यहाँ का हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन यहाँ पे। एंड ये सारे मिलके बना रहे हैं इनी डाइऑल, जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी देखा था, कॉमन टू ग्लूकोज, मेनोज एंड फ्रक्टोज। ओके, और यहाँ पे एनिमेशन में आप ये शिफ्ट देख पा रहे हो। इफ द मिक्सचर इज however heated 37 डिग्री सेंटीग्रेड, द एसिडिटी इंक्रीजेज एंड ए सीरीज ऑफ इनॉल्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर हम इस मिक्सचर को और हीट करें तो क्या होता है, in which double bonded migrate from O bond C link and various C bond C positions। तो क्या बनेगा, 1 2 3 इनेडाइल। फिर उसके बाद और हीट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस 2 3 इनेडाइल एंड 3 4 इनेडाइल। जैसे जैसे हम लोग इसको इंक्रीज करते जाएंगे हीट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एसिडिटी विल बी इंक्रीज एंड सीरीज ऑफ इनॉल्स विल बी प्रोड्यूस। And these enediols are good reducing agents and which forms the basis of some of the test, Bendix test and Fehling test, जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में भी देखा था। तो ये क्या है, ये इनेडायोल्स को यूज करते हैं हम लोग कुछ टेस्ट में, बिकॉज दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनेडायोल को यूज किया हम लोगों ने, इट विल बी रिड्यूस टू दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड दिस रेड क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, बिकॉज ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारी बॉडी के अंदर भी कंटिन्यूअसली रिडक्शन होता रहता है, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से ये रिडक्शन होता रहता है और करेस्पॉन्डिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स का निर्माण होता रहता है, विच एक्ट एज ए इंटरमीडिएट्स फॉर वेरियस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में वेरियस काइंड ऑफ ये इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। और ये यहाँ पे एग्जांपल कुछ दे रखे हैं, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, टेलिक्टॉल एंड रिबिटॉल। दीज आर द सम ऑफ द sugar alcohol which occurs due to the reduction of corresponding sugar। तो यहाँ पे आप देखिए डी ग्लूकोज विल बी रिड्यूस टू डी सॉर्बिटॉल, डी मेनोज विल बी रिड्यूस टू डी मैनिटॉल, और इसी तरह फ्रक्टोज सॉर्बिटॉल में, ग्लैक्टोज भी डी डेलेक्टोलॉल में, एंड राइबोज भी रेबिटॉल में रिड्यूस हो रहा है। सो इट इज यूज्ड एज ए, यहाँ पे आप देखिए मैनिटॉल को किस में यूज किया जाता है, इट इज ए यूज्ड एज ए ऑस्मोटिक डायूरेटिक टू रिड्यूस सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल जो मस्तिष्क में सूजन है, उसमें इसको यूज किया जा रहा है मैनिटॉल को। सॉर्बिटॉल को भी यूज किया जाता है कहाँ पे, लेंसेज ऑफ डायबिटिक एंड बिकॉज इट प्रोड्यूस कैटरैक्ट के केस में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉर्बिटॉल इट एक्यूमुलेट्स इन द लेंसेज ऑफ डायबिटिक एंड प्रोड्यूसेस कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जब बनता है आईज में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन होता है, और सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, डी ग्लूकोज गैलेक्टोज। तो जब आप डायबिटिक है तो क्या हो रहा है, एक्सेस ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू डी सॉर्बिटॉल इन द आइज, तो वहाँ पे ये बना देगा कैटरैक्ट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटर कन्वर्जन हो रहा है हमारी बॉडी में भी, ये सारी रिएक्शंस हो रही हैं जो हम लोगों ने भी डिडक्शन डिस्कस किया है एल्कलाइन कंडीशंस में। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विद अदर कंपाउंड्स। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड्स। तो इसे हम लोग किलियानी साइनोहाइड्रेट सिंथेसिस भी बोलते हैं, या फिर
Killian-Fisher synthesis on the basis of their researchers who discovered this reaction. तो एक्चुअली इट्स ए मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग मोनोसेक्राइड्स। और इसमें क्या होता है कि हम इनिशियली एक एल्डोज ले रहे हैं और उसमें फिर मिला रहे हैं क्या, हाइड्रोजन साइनाइड। फिर एक साइनोहाइड्रिन का फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होता है। फर्दर हम लोग बेरियम सल्फेट, पैलिडियम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो ये चेन जो है इंक्रीज होना, इलोंगेट करना, इंक्रीज शुरू हो जाती है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस भी हो रही है, हाइड्रोजन भी निकल रही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये अपना ओल्ड कार्बन चेन प्रिजर्व ऑल ऑफ द स्टीरियो केमिस्ट्री। जितनी भी ओल्ड कार्बन चेन्स है वो अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री प्रिजर्व रखती हैं। So the product of a Killianic synthesis is a mixture of two diastereomeric sugars which we called epimers, जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। तो बेसिकली दिस रिएक्शन इज important फॉर synthesis ऑफ elongation ऑफ द एल्डोजेस। और इसमें आप लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस रिएक्शन को कैसे किया जा रहा है। तो एग्जांपल के लिए कन्वर्जन ऑफ डी ग्लिसरल्डिहाइड इनटू एल्डोटेट्रोजेस yields D ecthrose and D threose. These are some of the examples. D-arabinosis is converted to a mixture of D-glucose and D-mannose. Now we will discuss the use and limitations. तो कहाँ पे इस reactions को ज़्यादा use किया जा रहा है? Production of sugars which are not available from the natural sources. कुछ sugars जो कि natural sources से available नहीं है, उस type के sugars को formation के लिए हम लोग इसको use करते हैं। लेकिन इसमें आप पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एनी डिजायर्ड एल्डोज, एनी काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आप जो भी चाहे वो बना सकते हैं, बट दिस प्रोसेस इज लिमिटेड बाय इट्स लो यील्ड एंड यूज ऑफ टॉक्सिक रिएजेंट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्लिसर सक्सेसिव iteration of Killian-Fisher synthesis allow access of all diastereomers of any chain length for a specific absolute stereochemistry of the initial reactant। ये इनिशियल रिएक्टेंट है और यह साइनोहाइड्रिन सिंथेसिस के जरिए यहाँ पे ये चेन इंक्रीज होती जा रही है और डिफरेंट डिफरेंट हमें मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है विद डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर्स, particularly for monosaccharides. Now we will discuss another reaction with alanine. So इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंडेंसेस विद एमाइनो ग्रुप ऑफ एलेनिन। एलेनिन क्या है, एक एमाइनो एसिड है एंड इट फॉर्म शिफ्स बेस। दिस यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, एल्डोजेज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग एलेनिन का जो एमिनो ग्रुप है उससे रिएक्शन हो रही है और फॉर्मेशन ऑफ शिफ्स बेस एंड वाटर। और इसको हम लोग ब्राउनिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, जिससे कि मेलियर्ड्स रिएक्शन भी कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवर। और ये रिएक्शन पर्टिकुलरली अकर बिटवीन ऑन ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड अदर मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फूड में होगा वहाँ पे हमें हीट करने पे ये रिएक्शंस होती हैं। और रिएक्शन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बाइंड विद द एलानिन और ये ब्राउनिंग इफेक्ट देता है, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड ब्राउनिंग रिएक्शन या फिर मेलियार्ड्स रिएक्शन। So in Maillard, sugars interact with the amino acids of protein and create a cascade of new flavors and aroma compounds with several hundred possibilities. तो जो प्रोडक्ट का एरोमा है या फिर उसका फ्लेवर है ना, वो सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ मेलियार्ड सिंथेसिस। जिसमें कि क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट विल रिएक्ट विद द प्रोटीन और पर्टिकुलरली एलेनिन। ठीक है, तो एलेनिन में जब ये रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म द शिप्स बेसिस एंड रिलीज द वाटर। यहाँ पे इसको आप देख पा रहे हो, दिस इज द प्रोटीन एंड जब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को रिएक्ट किया तो इट्स फॉर्म द मेलियार्ड रिएक्शन प्रोडक्ट। यहाँ पे आप ब्राउनिंग देख पा रहे हैं ऑन द ब्रेड। नाउ वी विल डिस्कस द रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन इन्वॉल्व्स एक्चुअली टू कार्बन एटम्स, carbonyl group that is aldehyde or ketone groups and the adjacent one।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज द ग्लूकोज एंड दिस इज द फेनिल हाइड्रोजीन, और ये भी एमाइनो ग्रुप से रिएक्शन कर रहा है एल्डिहाइड उसमें, तो इट्स फॉर्म द ग्लूकोज हाइड्रोजोन एंड वाटर. दिस ग्लूकोज हाइड्रोजोन विल फर्दर अगेन रिएक्ट विद द फिनाइल हाइड्रोजीन अदर मॉलिक्यूल, और ये वाला जो OH ग्रुप है वो दोबारा रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म्स अनदर कंपाउंड एल्डोहाइड्रोजोन एंड एनिलीन, and this aldohydrogen will further react with again phenylhydrazine, and यहाँ पे जो CO ग्रुप प्रोड्यूस हुआ है कीटोन ग्रुप, उसका एमाइनो ग्रुप्स के साथ रिएक्शन होगा एंड देन इट फॉर्म ओजेजोन. ओके, so finally third mole of molecule of the phenylhydrazine reacts with the aldohydrogen and produce ozone. The hydrozone may in fact the regarded as the specific type of Schiff's base. पिछली वाली रिएक्शन में Schiff's base देखा था, तो actually it's a special type of Schiff's base and the ozone as a double Schiff's base. Okay, now let's move on to the next slide. So only reducing sugar gives this टेस्ट पॉजिटिव. इसी बेसिस पे हम लोगों ने एक टेस्ट डेवलप किया हुआ है जिसको हम लोग शिफ्ट टेस्ट बोलते हैं. सो और उसमें क्या है कि ओनली रिड्यूसिंग शुगर गिव्स दिस पॉजिटिव टेस्ट. द प्रेजेंस ऑफ फ्री कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इन द मॉलिक्यूल इज एसेंशियल फॉर द ओजेजोन फॉर्मेशन. और ओजेजोन क्या होता है? ओजेजोन्स आर येलो क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर. यहाँ पे आप देख पा रहे हो फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्ट हो रहा है एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अभी हम लोग देखेंगे कुछ पिक्चर्स जिसमें कि ओजेजोन्स का फॉर्मेशन आपको दिखाया जाएगा. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डी ग्लूकोज है, दिस इज द अगेन रिएक्ट विद द फिनाइल हाइड्रोजन और इट्स प्रोड्यूस द ग्लूकोहाइड्रोजोन, और वो फर्दर रिएक्ट करके ओजेजोन का लास्ट में फॉर्मेशन कर रहा है. तो ये रिएक्शन आप लोग अपने कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट ओजोन फॉर्मेशन. It is not restricted to the monosaccharide, but it is also shown by most disaccharides. तो रिड्यूसिंग शुगर का रिएक्शन है तो मोनोसेक्राइड ज़्यादातर रिड्यूसिंग शुगर मोनोसेक्राइड से पाया जाता है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू द मोनोसेक्राइड्स एंड आल्सो शोन बाय सम ऑफ द मोस्ट डाइसेक्राइड्स. यहाँ पे आप देखिए लैक्टोजोजोन क्रिस्टल हैव द टिपिकल हेज हॉग शेप एंड आर रीडली आइडेंटिफाइबल. ये दिस इज द लैक्टोजोजोन है जो कि पाउडर पफ और टेनिस बॉल शेप्ड का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. और कुछ जिस ओजेजोन आर नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं, ग्लूकोजेजोन, फ्रक्टोजोजोन, मैनोजोजोन. यहाँ पे आप ये क्रिस्टल टाइप ऑफ ओजेजोन का भी फॉर्मेशन देख पा रहे हो. और ये है सनफ्लावर पेटल शेप्ड माल्टोजोजोन. तो माल्टोजोजोन हैव ए कैरेक्टरिस्टिक पेटल लाइक अपीयरेंस एंड इट लुक्स लाइक सनफ्लावर शेप्ड. सो हम लोगों ने देखा कि ओजोजोन का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, and they are identical in their lower four carbon atoms. ठीक है, and moreover the asymmetry of carbon number 2 is destroyed during the reaction. कार्बन नंबर 2 है उसका asymmetry डिस्ट्रॉयड होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन. हम लोगों ने देखा था नॉन रिड्यूसिंग शुगर लाइक सुक्रोज कैन नॉट फॉर्म ओजेजोन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री कार्बोनिल ग्रुप. रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती है सुक्रोज, इसलिए वहां पर फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है और इसी कारण ओजेजोन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है. सो दीज आर द वेरियस रिएक्शन विद phenyl hydrogen which form the ozone crystals. Now we will discuss some of the reaction with hydroxyl amine. तो सिंपल शुगर जब हाइड्रोक्सिल एमीन से, दिस इज द हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दिस इज द अमाइनो ग्रुप, अगेन दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, और ये एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्ट करती है हाइड्रोक्सिल एमीन एंड इट फॉर्म एल्डो एल्डोक्सिम. एल्डोक्सिम फॉर्म होता है किसके केस में? एल्डिहाइड के केस में. कीटोन अगर यहाँ पे होगा तो इट विल फॉर्म कीटोक्सिम. ओके, तो हाइड्रोक्सिम का यूज कहाँ पे है? इट्स एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स इन फोटोग्राफी, इन सिंथेटिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, or purify aldehydes and ketones. It also acts as the antioxidant for fatty acid and soap and as a deherring agent for hides. Okay. So in addition, hydroxylamine is also used for the production of cyclohexanone, oxime or caprolactam. Okay.
तो ये these are the some of the use of the hydroxylamine. It's a very simple reaction, and you can see the structure and their reactions. In the last, monosaccharide like glucose, fructose, and mannose can be fermented by the yeast. What is the fermentation? Fermentation बहुत complex, एक complex process है, and uh, during this process actually sugar phosphate and sugar acid phosphates are formed, and this process results the formation of alcohol and carbon dioxide. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नेचुरल एडेड शुगर है और ये हम लोगों ने वाइल्ड कस्टर्ड ईस्ट को ऐड किया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ईस्ट को जब ऐड करने के बाद एल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कमर्शियली इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और हमारे एल्कोहलिक बेवरेजेस में इसको यूज किया जाता है, एंड इट्स ए लाइक कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट और बैक्टीरिया। अगर आपको